हेलो एवरीवन। क्या हालचाल आप सभी के दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरी सभी की सभी यूट्यूब कम्युनिटी और यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम आप सभी को पता है जनवरी या फरवरी में किसी भी टाइम पर हो सकता है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी वैकेंसी जो है 600 वैकेंसीज। इसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं और उनकी काफी टाइम से डिमांड भी आ रही थी कि सर प्लीज आप पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए और अपनी बिजी शेड्यूल से थोड़ा और टाइम निकालते हुए मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग डेली एक वीडियो लेंगे, मतलब डेली मैं आपको एक वीडियो दूंगा और इस वीडियो के अंदर जितने भी पीजीसीएल के रीसेंट ईयर से लेके ओल्ड ईयर्स तक जो भी पेपर हुए उन सभी का हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आज स्टार्ट किया है 2024 का जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था, 8 दिसंबर 2024 का पेपर हुआ था। सॉरी, 8 फरवरी 2024 का पेपर है ये, माफ कीजिए। 8 फरवरी 2024 है ना, 8 फरवरी 2024 को SR2 रीजन का पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का पेपर हुआ था। तो आज मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूं, इसको स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये पार्ट नंबर 1 में हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है। आप सभी को पता है कि पीजीसीएल के पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा है कि भाई अभी मैं 40-40 क्वेश्चंस आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर मुझे और टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो डेली आपको ये वीडियो मिलेंगी, आपको डेली की डेली इन वीडियोस को देखना है और इसके जो भी अगर डाउट कुछ रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर वो डाउट पोस्ट करने हैं और हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आज 8 फरवरी 2024 का पार्ट नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हेन इज द इलास्टिसिटी ऑफ पॉलीगोनल ओएचई ग्रेटेस्ट। अब पहली बात तो ये बहुत ही बच्चों को मालूम ही नहीं होगा ये ओएचई क्या होता है। ओएचई का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ट्रैक्शन चैप्टर से है। तो इसमें बोल रहा है कि पॉलीगोनल टाइप का ओवरहेड इक्विपमेंट है, उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटेस्ट कब होती है। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा देखिए, पेंटोग्राफ आपने नाम सुना होगा। पेंटोग्राफ क्या होता है, ट्रेन के ऊपर लगा हुआ ये इक्विपमेंट होता है जो कि क्या करता है, करंट कलेक्ट करता है ट्रेन की रनिंग के लिए, ट्रेन की स्मूथ रनिंग के लिए। ठीक है। 25 केवी 50 हर्ट्ज की लाइन होती है हमारी, है ना, सिंगल फेस इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो देखिए अलग अलग इक्विपमेंट्स कनेक्ट होते हैं जैसे कि पेंटोग्राफ, बो कलेक्टर और ट्रॉली पोल। अब हमारा क्वेश्चन था पॉलीगोनल ओवरहेड इक्विपमेंट। तो ये देखिए पॉलीगोनल ओवरहेड इक्विपमेंट, इसमें क्या है, यहां पे देखिए एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। तो इसका ये जो सैग आ रहा है इसमें वायर के अंदर, तो इसमें यहां पर कहीं बीच में यहां पे इलास्टिसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो देखो इसको पढ़ो, द इलास्टिसिटी ऑफ द ओवरहेड इक्विपमेंट ओवर द स्पैन बिटवीन टू सपोर्ट्स इज नॉट कांस्टेंट। मैक्सिमम इलास्टिसिटी अकर्स नियर द मिड पॉइंट एंड मिनिमम इलास्टिसिटी अकर्स एट द सपोर्ट्स। मतलब यहां पर है मिनिमम, सपोर्ट्स पर मिनिमम इलास्टिसिटी है और यहां पर है मैक्सिमम, यहां है मिनिमम। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कहां पर है, बीच में है मैक्सिमम इलास्टिसिटी। तो आंसर इज मिड स्पैन। ठीक है। चलिए, अब देखो एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि शीरिंग ब्रिज में भी देखो दो होते हैं। हाई वोल्टेज शीरिंग ब्रिज की बात कर रहा है, किसके लिए यूज होता है। तो देखो शीरिंग ब्रिज आपको समझना होगा, दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है लो वोल्टेज शीरिंग ब्रिज और एक होता है हाई वोल्टेज शीरिंग ब्रिज। समझ में आ रही है बात। लो वोल्टेज शीरिंग ब्रिज और हाई वोल्टेज शीरिंग ब्रिज में मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि जो हाई वोल्टेज के लिए यूज हो। अब हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली वो लो वोल्टेज शीरिंग ब्रिज पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हाई वोल्टेज शीरिंग ब्रिज का है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर वगैरह लगा हुआ है ना। सर्किट बिल्कुल सेम है, देखिए C1R1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर भी C2 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर R4 C4 पैरेलल है, यहाँ पर भी वही है। लेकिन ये ग्रीन डॉट 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 जो आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं अर्थिंग स्क्रीन। इन सभी इक्विपमेंट्स की क्या की गई है, अर्थिंग की गई है सभी डिवाइसेस की, जिससे कि ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन है ये। अब हाई वोल्टेज शीयरिंग ब्रिज किस लिए यूज होता है, तो देखें यहां पे, इट इज फॉर द, वैसे तो शीयरिंग ब्रिज से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस भी निकाल सकते हैं और पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं केबल्स का। लेकिन शीयरिंग ब्रिज का, हाई वोल्टेज शीयरिंग ब्रिज का पर्टिकुलर यूज है प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर्स एट लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज शीयरिंग ब्रिज का जो यूज है वो है प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर्स एट लो वोल्टेज। हाँ, है थोड़ी फनी चीज, लेकिन ये याद आप रखोगे तो काम आएगा। ठीक है। तो इसका काम है
प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर्स एट लो वोल्टेज। ऑल्सो इसका काम है स्टडी ऑफ इंसुलेशन एंड इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर्स एट हाई वोल्टेज। तो इंसुलेशन की बात कर रहा है हाई वोल्टेज पे और कैपेसिटर्स की प्रिसीजन मेजरमेंट की लो वोल्टेज पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटर्स एट लो वोल्टेजेस। दिस इज द आंसर ऑफ हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। अब देखिए ये क्वेश्चन है, विच ब्रिज मेथड इज लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लो क्यू वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10। तो हमारे पास इंडक्टेंस मेजर करने के अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि आप देख रहे हो एंडरसन, मैक्सवेल, शीरिंग और हेस। तो इसमें शीरिंग ब्रिज तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बोले लो क्यू वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10, वैसे ये लो क्यू नहीं होता है, ये मीडियम क्यू वैल्यूज होता है 1 to 10 की रेंज। तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग, मैक्सवेल ब्रिज यूज करेंगे। क्यू लेस देन 1 के लिए एंडरसन होता है और क्यू ग्रेटर देन 10 के लिए मैक्सवेल हेज ब्रिज होता है। लेकिन बेसिकली अगर मैं सही से बात करूं तो क्यू 1 से 10 के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं, एलसी ब्रिज को। यहां पर सिर्फ मैक्सवेल ब्रिज लगाए तो चलिए इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा चार्ट है कि मैक्सवेल का जो इंडक्टेंस ब्रिज है सिंपल वाला, उससे हम इंडक्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन क्यू मेजर करने के लिए वो सही नहीं माना जाता। लेकिन मैक्सवेल का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से 1 से लेकर 10 के बीच की क्यू मेजर करते हैं, हेज ब्रिज से क्यू ग्रेटर देन 10 और एंडरसन ब्रिज से क्यू लेस देन 1। तो यहां पे याद रखना ये 5 पॉइंट का ब्रिज होता है और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट और फास्टेस्ट ब्रिज है एंडरसन ब्रिज। हेज ब्रिज क्यू ग्रेटर देन 10 के लिए और ओन्स ब्रिज मेजरिंग क्यू कॉइल्स, लो क्यू कॉइल्स, ये भी लो क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है ना, ओन्स ब्रिज भी। तो ये सारे के सारे इंडक्टेंस मेजर करने के ब्रिज थे। हमारा क्वेश्चन था 1 से 10 वाला, तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होना चाहिए वैसे, लेकिन चलिए हम 2 मान लेते हैं। अब आइए यहां पे, व्हाट इज द लाइन, व्हेन इज द लाइन वोल्टेज इक्वल इन, अच्छा व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इक्वल टू इन डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है और फेज करंट बराबर होता है लाइन करंट डिवाइड बाय √3, है ना। तो किसके बराबर होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के डेल्टा में। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस बॉटम कंडक्टर, बॉटम डिस्क, है ना, वोल्टेज अक्रॉस बॉटम डिस्क जो सबसे नीचे है। तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द कंडक्टर, जी नहीं। वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग नंबर ऑफ डिस्क वोल्टेज अक्रॉस दैट इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यस, है ना। वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, जो कंडक्टर के सबसे पास में डिस्क है ना, या फिर ऊपर सपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो सबसे नीचे वाली डिस्क है वो, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, एक डिफरेंशियल मेथड ऑफ बस बार प्रोटेक्शन के लिए व्हाट इज द सम ऑफ करंट्स अंडर नॉर्मल लोड कंडीशंस। तो बस बार के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, हम लोग मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज करते हैं ना। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले जो आपने पढ़ी होगी, ये 3 डिवाइसेस के लिए यूज होती है, ऑल्टरनेटर के लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए और बस बार के लिए। तो ये बस बार में जब यूज होगी तो व्हाट इज द सम ऑफ करंट्स अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन। तो बेसिकली देखिए इसका डायग्राम एक बार, ये स्कीमेटिक डायग्राम है बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का। तो ये हमारी बस है, उसके लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाया गया है, ये देखो सीटीज लगाए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो इनकमिंग करंट का सम है, सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सारी की सारी करंट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में सारी करंट का सम क्या होगा दोस्त, 0। लेकिन जब फॉल्ट आएगा तो ये समेशन 0 नहीं होगा, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहां लिखा है, इन केस द सम ऑफ दीज करंट्स इज नॉट 0 इट मस्ट बी ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट, ईदर ए ग्राउंड फॉल्ट और फेस टू फेस फॉल्ट। किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से इन करंट का सम 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में इनका सम होगा 0। समझ में आ रही है बात बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन बताओ यार, देखो कितना होता है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पोल टू बी प्लांटेड इन द ग्राउंड टेकन एज यूज्ड फॉर इरेक्टिंग एन ओवरहेड लाइन, है ना। जो भी हम पोल यूज करते हैं उसको गाड़ते हैं जमीन में, कुछ हिस्से को, है ना, पोल की पूरी लेंथ को कुछ हिस्से को जमीन में गाड़ दे, कितनी को गाड़ते हैं,
1/6 ऑफ पोल लेंथ, है ना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्चुएटिंग एरर सिग्नल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है। तो ओपन लूप और क्लोज लूप दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। इसमें इसको आरएस को क्या कहते हैं, इनपुट सिग्नल, रेफरेंस इनपुट सिग्नल। फिर ये जो बाहर सीएस लगा हुआ है सबसे बाहर, इसको क्या कहते हैं, आउटपुट सिग्नल या कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है। फिर ये देखिए ये एच एस हमारा फीडबैक गेन है। तो ये जो बी एस जनरेट हुआ है ये क्या है, हमारा फीडबैक सिग्नल है। ठीक है। फिर ईएस क्या है, देखो ये ईएस यही है एक्चुएटिंग या एरर सिग्नल। तो ये किसके बराबर होता है ईएस, ये बराबर होता है इनपुट के, और देखो यहां पे नेगेटिव फीडबैक है तो माइनस फीडबैक सिग्नल के, आर एस माइनस बी एस के। इस ईएस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फिर ये जीएस भी है, देखो यहां पे जीएस ये फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है। अगर मैं एचएस की बात करूं तो ये फीडबैक पाथ का ट्रांसफर फंक्शन है। फिर जीएस इंटू एचएस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। और एक टीएस बराबर सीएस अपॉन आरएस आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास जब ले लेते हैं तो वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन जीएसएचएस है और क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन सीएस अपॉन आरएस है, जो कि कितना निकलता है नेगेटिव फीडबैक में जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक है। चलिए तो ये आपको दिख गया कंप्लीट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। हमसे पूछा था एक्चुएटिंग एरर सिग्नल क्या है, तो किसका डिफरेंस है, ये इनपुट सिग्नल का और फीडबैक सिग्नल का। ठीक है। थर्ड, अब देखो वेयर इज द लाइन टर्मिनल ऑफ ए 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर कनेक्टेड। 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर का लाइन टर्मिनल कहां कनेक्ट होता है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर दो होते हैं, दोनों शंट या कंपाउंड मोटर के लिए यूज होते हैं। 3 पॉइंट में 3 पॉइंट होते हैं, लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर, और 4 पॉइंट में एक एन पॉइंट और इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो लाइन किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव सप्लाई से। लाइन टर्मिनल किससे कनेक्ट है, हमारा पॉजिटिव सप्लाई से। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टू द पॉजिटिव ऑफ सप्लाई। अब देखिए ये भी एक ड्राइव का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी लिंक इन ए ट्रिपल वीएफ ड्राइव सिस्टम। ट्रिपल वीएफ का मतलब क्या होता है, हाँ, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ट्रिपल वीएफ ड्राइव सिस्टम जो है इसमें डीसी लिंक का काम क्या है, तो देखो पूरा का पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपके सामने है। इधर क्या हो रहा है ध्यान से समझो कि भाई एक हमारे पास क्या है, 3 फेज डायोड रेक्टिफायर है। इसने क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब ये अनफिल्टर्ड नेचर की है। कैसी है डीसी सप्लाई, अनफिल्टर्ड। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये डीसी लिंक लगाना पड़ेगा। ये एक फिल्टर का काम करती है जो कि इसको फिल्टर कर देती है और इसके हार्मोनिक्स को कम कर देती है। फिर हम फाइनली क्या लगाते हैं, एक इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं जो कि फिर से हमारी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये कंट्रोल्ड एसी है, मतलब इस एसी वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके सप्लाई वोल्टेज को हम इससे वेरी कर सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई हमें आउटपुट में मिल जाती है। तो पहले एक रेक्टिफायर, फिर डीसी लिंक और फिर इन्वर्टर। तो डीसी लिंक का काम क्या है, फिल्टर करना। तो फिल्ट्रेट दी इम्प्योर डीसी सप्लाई फ्रॉम द रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखो। What are infrared sensors in an elevator control system used for। तो देखो एलिवेटर जो है ना, लिफ्ट हमारी, उसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं। जैसे कुछ फेमस सेंसर देखो कि यहां पे देखो, सबसे पहले बोल रहा है एलिवेटर्स में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो लेवलिंग सेंसर होता है, ये किस लिए होता है, सेंड द एलिवेटर फ्लोर नंबर टू द कंट्रोल सेंटर टू एक्टिवेट द ब्रेक। तो कंट्रोल सेंटर को बताता है कि अभी वो कौन से फ्लोर पे पहुंच गई है जिससे ब्रेक लगा सके। हॉल इफेक्ट सेंसर भी होता है, डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिवेटर कार, अभी एक्चुअली में किस जगह पर है। इंफ्रारेड सेंसर होता है, डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स एट द डोर्स टू प्रिवेंट पैसेंजर्स फ्रॉम बीइंग कॉट। मतलब इंफ्रारेड सेंसर ही डिटेक्ट करता है जब कोई इंसान किवाड़ के, वो जो गेट होता है, डोर होता है, उसके बीच में आ जाता है, तो इंफ्रारेड सेंसर एक्टिवेट हो जाता है कि भाई इसी इंसान को पिचकाना नहीं है अपन को, ठीक है ना, खुले रहना है अभी क्योंकि कोई बीच में अवेलेबल है। फिर लोड सेंसर कितना वेट है वो देखता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर
emit sound waves to detect obstacles in the path of the elevator doors। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम है साउंड वेव्स के थ्रू चेक करना, और इंफ्रारेड सेंसर का काम है मतलब इंफ्रारेड लाइट को यूज करना, इंफ्रारेड वेव्स को यूज करना ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर का काम क्या है? हाँ, डिटेक्ट पीपल एंटरिंग और लीविंग दी एलिवेटर, इनको डिटेक्ट करना कि जो एंटर और लीव कर रहा है, ठीक है। सेंस द वेलोसिटी ऑफ द ड्राइव शियर, नहीं, वार्न द कंट्रोल सिस्टम द लोड डिजाइन लोड इज एक्सीडेड, तो इसके लिए तो लोड सेंसर हो जाएगा ना। डिजाइन लोड इज एक्सीडेड तो अपन ने पढ़ा था ना, लोड सेंसर। ओके। और पिकअप सिग्नल्स रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द कार, लोकेशन ऑफ द कार कौन बताता है? हॉल इफेक्ट सेंसर। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया यहां से, है ना। अब देखो, बाय व्हाट आर दी रोटर पोल्स ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर एक्साइटेड? सिंक्रोनस मोटर के रोटर पे हम कौन सी एक्साइटेशन देते हैं? डीसी एक्साइटेशन, तो स्मॉल डीसी शंट जनरेटर से। अब ये आ रहा है ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू एज प्राइमरी? तो देखो, अगर मैं दो रेजिस्टेंस बनाता हूं ट्रांसफॉर्मर में, R1 और R2, और ये N1 और ये N2, तो अगर मैं इसको सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर करूं, तो ये N1:N2, ये R1 तो R1 ही रहेगा, लेकिन R2 यहां पे रेफर होके क्या हो जाएगा? यहां पे रेफर होके हो जाएगा R2 इंटू जिस जगह जा रहा है वहां का टर्न्स ऊपर और यहां का नीचे और इसका होल स्क्वायर। तो जो R01 बनेगा वो बनेगा R1 प्लस R2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो K होता है ट्रांसफॉर्मर में, वो हमेशा याद रखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स होता है। K को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक और होता है टर्न रेशियो, वो जस्ट इसका उल्टा होता है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। तो यहां पे R1 प्लस कितना आ जाएगा? ये R2 डिवाइड बाई K का स्क्वायर। तो R01 कितना बनेगा? R1 प्लस R2 बाई K स्क्वायर, बी। अब देखो, ये क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर, 774 कंडक्टर, 2 पाथ पैरेलल में, 24 मिली वेबर पर पोल, व्हेन टोटल आर्मेचर करंट इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क को निकालने के देखो दोस्तों क्या होते हैं, दो हमारे पास मेथड होते हैं। जैसे कि एक टॉर्क होता है पावर अपॉन स्पीड, इसको हम लिखते हैं EBIA अपॉन 2πN/60, है ना। इसको एक और तरीके से लिखते हैं 9.55 EBIA अपॉन N। अब इसमें N क्या है? N है स्पीड। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में स्पीड दिया कहीं पे? नहीं। अगर स्पीड नहीं दी तो हम टॉर्क को दूसरे मेथड से निकालते हैं, PZ अपॉन 2πA इंटू 5IA। ये भी टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है डीसी मशीन में। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पोल्स दे रखे हैं हमें 4, नंबर ऑफ कंडक्टर 774 डिवाइड बाय 2π इंटू पैरेलल पाथ है 2, और फ्लक्स है हमारे पास 24 मिली वेबर, आर्मेचर करंट है 50। इसको सॉल्व करेगा आप, आई थिंक 290.5 या कितना आंसर आएगा इससे? चलो कर ही लेते हैं, 2 2 4, ये कट गया, और 24 पंजे 120, तो 120 1200, 1.2 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1.2 इंटू 1/π होता है 0.318 इंटू 774। इसको सॉल्व करना है, मैं थोड़ा स्पीड करने के लिए थोड़ा जल्दी कर लेता हूं इधर से। 1.2 इंटू 0.318, जिससे एग्जैक्ट जल्दी से आ जाए, 295.3 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका दिल्ली, फोर्थ, ठीक है। तो याद रखना ये दो फॉर्मूले, ये भी रहता है और जो मैंने बताया जिससे क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी रहता है। स्पीड नहीं दी हो तो नीचे वाला लगेगा। अब देखो, विच ऑफ द गिवन टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिले ऑपरेट्स आफ्टर ए प्री डिटरमाइंड टाइम, है ना, व्हेन द करंट एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू। तो बेसिकली ये ओवर करंट रिले की बात कर रहा है। देखो, अलग अलग ओवर करंट रिले की बात कर रहा है। बहुत सारे टाइप की ओवर करंट रिले होती हैं, डेफिनेट टाइम, IDMT, वेरी इनवर्स एंड एक्सट्रीमली इनवर्स। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द गिवन टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक रिले ऑपरेट्स आफ्टर ए प्री डिटरमाइंड टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद ही चलती है, और ये कौन सी होती है?
डेफिनेट ओवर करंट रिले। ठीक है, तो देखो ये एक फॉर्मूला है, मतलब ये एक डायग्राम है। इसमें यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम है वाई एक्सेस पे, और इधर प्लग सेटिंग आता है। प्लग सेटिंग, रिले की दो सेटिंग होती है, टाइम सेटिंग और प्लग सेटिंग। तो टाइम वाला वाई एक्सेस पे, प्लग सेटिंग वाला एक्स एक्सेस पे। तो ये देखो डेफिनेट टाइम का ग्राफ ये रहा, आईडीएमटी का ग्राफ ये रहा, वेरी इनवर्स का ग्राफ ये रहा, और एक्सट्रीमली इनवर्स का ग्राफ ये रहा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट तैयार। कैसे याद रखना है? सबसे ऊपर डेफिनेट टाइम, फिर आईडीएमटी, फिर वेरी इनवर्स, फिर एक्सट्रीमली इनवर्स। तो यहां से आपने क्या कर दिया, डेफिनेट टाइम पे आप खड़े हुए हो और आपने यहां से कर दिया डाइव। क्या कर दिया? डाइव मार दिया नीचे। तो नीचे का डाइव, तो DIVE, डेफिनेट टाइम इन आईडीएमटी, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स। हो गया याद? बस रट्टा खत्म। तो आंसर सेकंड। हाँ, तो ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ इंस्टॉलिंग ए सीलिंग फैन फ्रॉम द फ्लोर लेवल। मिनिमम लेंथ ऑफ इंस्टॉलिंग ए सीलिंग फैन फ्रॉम द फ्लोर लेवल। तो ये हमारा फ्लोर है ना? फ्लोर से हमें जो पंखा टांगना है वो कितनी लेंथ पर मिनिमम हमें टांगना है, ठीक है? तो ये बेसिकली रहता है कितना, 2.75 मीटर। इतना तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए। लेकिन एक और चीज आती है इसमें, कि ये मान लीजिए रूफ है, क्या है? रूफ। इस रूफ से लेके इस पंखे की जो ब्लेड से इनके बीच की दूरी कितनी होगी? यस, 0.3 मीटर होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहां पे 2.75 मीटर आ जाएगा। एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, व्हेन विल अ लोड रेजिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए सोर्स। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, 50% एफिशिएंसी। व्हाट हैपेंस व्हेन द लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज्ड। जब लोड बढ़ाते हैं सिंक्रोनस मोटर पे तो क्या होगा? तो देखो सिंक्रोनस मोटर में एक तो स्टेटर का फ्लक्स होता है ना? एक स्टेटर का फ्लक्स होता है और एक रोटर का फ्लक्स होता है। इसमें रोटर का फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स से क्या करता है? लैग करता है। कितने एंगल से? डेल एंगल से। इसी को आप लोग टॉर्क एंगल या लोड एंगल कहते हैं। और ये दोनों सेम स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं ना, स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स सिंक्रोनसली रोटेट करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जब लोड बढ़ेगा तो क्या होता है? जो फाई आर है वो और लैग करता है। बेसिकली रोटर स्लो डाउन हो जाएगा, तो फाई आर लैग्स मोर देन फाई एस, मतलब डेल इंक्रीज होगा। बेसिकली लोड बढ़ जाएगा तो बेसिकली क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर है, मोटर पे लोड बढ़ेगा, मतलब जो उसका रोटर घुमा रहा है किसी लोड को और वो इंक्रीज हो गया, तो रोटर अब धीरा चलने लगेगा। तो फिर वो सिंक्रोनस, वो स्टेटर का फ्लक्स आगे निकल जाएगा, रोटर का फ्लक्स पीछे रह जाएगा। तो रोटर फॉल्स बैक इन स्पीड बाय ए स्मॉलर लोड एंगल, रोटर फॉल्स बैक इन फेज बाय ए स्मॉलर लोड एंगल। तो देखो क्या इंक्रीज हो रहा है? डेल इंक्रीज हो रहा है। डेल मतलब क्या है? हमारा एंगल। तो फेज में चेंज आएगा। यहां पे बोल रहा है ना, रोटर फॉल्स बैक इन स्पीड, फॉल्स बैक इन फेज। तो सबसे पहली बात तो सिंक्रोनस मोटर में स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। सिंक्रोनस मोटर अपने एंगल को इंक्रीज कर लेता है लेकिन स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। तो फॉल्स बैक इन स्पीड ये तो गलती हो गया। अब फॉल्स बैक इन फेज सही है, बाय स्मॉल लोड एंगल या ग्रेटर लोड एंगल। अब देखो यार, यहां पे ये इसने बताया नहीं है कि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि लोड बढ़ता ही जा रहा है। जब बढ़ता ही जा रहा है तो एंगल भी ज्यादा चेंज हो गया है। तो रोटर फॉल्स बैक इन फेज बाय अ ग्रेटर लोड एंगल, है ना? चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन ना? आई होप रिकॉर्ड तो हो रहा है ना सब? हाँ, ओके। अब देखो यार, यहां पे भी दिखा रहा है आपको कि ये जनरेटर का पावर और एंगल का कर्व है, ठीक है? तो जनरेटर जनरेटर में जो रोटर है वो स्टेबल कॉपरेशन इधर होता है 0 से 90 के बीच में। जनरेटर में डेल जो है वो 0 से 90 के बीच में स्टेबली काम करता है, ठीक है? ओके। तो यहां पे भी लिखा है एज द लोड इज इंक्रीज्ड, टॉर्क एंगल डेल आल्सो इंक्रीजेस until the condition arises when the rotor is pulled out of synchronism and the motor is stopped। टॉर्क एंगल डेल आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन के बाद वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा और मोटर रुक जाएगी।
ठीक है। व्हाट इज द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप इन द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर? तो डीसी मोटर की वोल्टेज इक्वेशन होती है ईबी इक्वल टू वीटी माइनस आई आर ए। तो आर्मेचर ड्रॉप क्या है इसमें से? यही है, आई आर ए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड when it is forward biased and applied voltage is increased from 0? तो डायोड की बात कर रहा है जब वो फॉरवर्ड बायस है और जो भी हमने सप्लाई लगाई है उसको 0 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब डायोड का ग्राफ है। एक्चुअली में इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जब हम 0 पर हैं और वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जर्मेनियम में 0.3 के बाद और सिलिकॉन में 0.7 के बाद क्या होता है? शार्प इंक्रीज इन करंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। तो जस्ट इंक्रीज कर रहे हैं 0 से, तो कोई भी ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब 0.3 और 0.7 से मामला ऊपर निकल जाएगा तो शार्प इंक्रीज इन करंट आएगा। तो जेनर वोल्टेज शार्पली इंक्रीजेस नहीं, लीकेज करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू नहीं, द एक्सटर्नल वोल्टेज फ्लोज नहीं, एक्सटर्नल वोल्टेज फ्लो हार्डली एनी करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस इन द बिगिनिंग। बिल्कुल सही, बिगिनिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। व्हाट इज द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर? तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है लीकेज रिएक्टेंस? X1। तो I1 X1, ठीक है। चलिए, व्हाट विल हैपन इन केस सेकेंडरी ऑफ ए सीटी इज ओपन? है ना, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, मतलब दो डायग्राम दिख रहे हैं। एक डायग्राम दिख रहा है आपको लेफ्ट में, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अच्छा एक है ये और एक है वो, एक इतना है। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है सीटी की, जो बेसिकली हम जिस लाइन, जिस ट्रांसमिशन लाइन की करंट को मेजर करना चाहते हैं उसी को प्राइमरी मानते हैं। फिर उसके बाहर एक हॉलो कोर होती है और हॉलो कोर पे लगा होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है सीटी की, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसी से जुड़ा होता है हमारा एमीटर, जो कि बताएगा कितनी रीडिंग है। तो अभी तो एमीटर कनेक्ट है, लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए यहां पे अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने कर दिया ओपन, क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो देखिए यहां पे सीटी सेकेंडरी नॉट कनेक्टेड, तो होगा क्या? ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, तो बेसिकली प्राइमरी में तो पूरा का पूरा करंट ही जा रहा है। तो उसकी वजह से यहां पे सेकेंडरी में देखिए क्या होते हैं, ज्यादा टर्न्स होते हैं, मोर टर्न्स। सीटी की सेकेंडरी में हमेशा टर्न्स होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से हाई वोल्टेज आ जाएगा किसके अक्रॉस? सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस। जब हाई वोल्टेज आ जाएगा तो फिर इस ओपन सर्किट के अक्रॉस बहुत हाई वोल्टेज आ जाएगा और ये जल जाएगी। इसका इंसुलेशन इतना वोल्टेज नहीं झेल पाएगा अगर आपने थोड़े से भी टाइम के लिए सीटी के सेकेंडरी को ओपन सर्किट रख दिया तो। इसलिए सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। तो करंट थ्रू सेकेंडरी बिकम्स मैक्सिमम, करंट थ्रू सेकेंडरी बिकम जीरो, स्मॉल फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ऑन बोथ प्राइमरी सेकेंडरी, लो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। देखो क्या कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? नहीं। क्या छोटा फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है? नहीं। करंट थ्रू सेकेंडरी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बड़ा ही सिंपल सी चीज पूछ ली कि अगर ओपन कर दिया तो सेकेंडरी की करंट जीरो हो जाएगी, वो तो ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो सेकेंडरी साइड है वो बर्न ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं सेकेंडरी में सीटी के। अब देखो, what is the load current for which the speed should be zero in the armature speed control method called? मतलब जब स्पीड जीरो है तो क्या कहते हैं? तो देखो Ia बराबर होता है Vt माइनस ईबी अपॉन आर ए। याद रखेंगे जब स्पीड जीरो होगा तो बैक ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, और बैक ईएमएफ जीरो हो गया तो Ia बचेगा Vt अपॉन आर ए। और इस करंट को हम लोग कहते हैं स्टॉलिंग करंट। हमारी मोटर रुक गई है, स्टॉल मतलब रुकना, स्पीड जीरो हो गई तो मोटर रुक गई है, इसको बोलते हैं स्टॉलिंग करंट। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन है, ये पेपर में हिंदी में किसी, मेरे पास जो रिस्पॉन्स की थी हिंदी में ही थी, तो मैं आपको समझा देता हूं ये क्या लिखा है। कौन सा सौर तापीय विद्युत प्रौद्योगिकी, सोलर पावर प्लांट है ना, सौर तापीय
विद्युत प्रौद्योगिकी को संकेंद्रित करने में, सौर तापीय विद्युत प्रौद्योगिकी को संकेंद्रित करने में रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित और संकेंद्रित करता है। कौन? तो ऐसा कौन सा चीज है जो कि सोलर पावर प्लांट में रिसीवर पर सन की रेस को संकेंद्रित मतलब कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ग्राफ है, ये होता है हीलियोस्टेट। हीलियोस्टेट बेसिकली कुछ नहीं है, एक मिरर होता है। ठीक है, इस ग्राफ में भी देख सकते हो, देखो सूर्य की किरणें आ रही हैं और ये हीलियोस्टेट लगे हुए हैं और इस हीलियोस्टेट से ये किरणें वापस इस रिसीवर पे जा रही हैं, तो रिसीवर सारी इन रेस को इकट्ठा कर ले रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हीलियोस्टेट या दर्पण या मिरर का हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। मीटर कांस्टेंट क्या होता है? मीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपॉन किलोवाट आवर। करेक्ट फॉर्मूला टू मेजर रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI sin फाइव, एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाइव और अपेरेंट पावर होता है V इंटू आई, है ना। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इन स्लिप? तो स्लिप के लिए मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है R2 अपॉन X2। What is the effect of the demagnetising component of armature reaction in a DC मोटर? तो जनरेटर, तो देखो दो कंपोनेंट होते हैं, देखो ये फील्ड फ्लक्स हो गया अपना, मान लीजिए ऐसे, और ये है आर्मेचर फ्लक्स, कुछ एंगल से लैग कर रहा है। तो इस आर्मेचर फ्लक्स के दो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, एक होता है ये, अच्छा एक सेकेंड, ये इधर बनेगा, आप ये वाला फेजर डायग्राम याद रखो जो मैं अभी बना रहा हूं, ये फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स है। तो इस आर्मेचर फ्लक्स के दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करते हैं, एक इधर और एक इधर। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और ये वाला जो कंपोनेंट है डीमैग्नेटाइजिंग। एक्चुअली में इसका फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का रिजल्टेंट बनता है कुछ इस तरीके से, यहां से ये रिजल्टेंट बन गया ऐसे, फाई रिजल्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इस फेजर डायग्राम में, ये फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स है और ये रिजल्टेंट है। और इस आर्मेचर फ्लक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, फाई सी और फाई डी। फाई डी ये डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। तो देख रहे हो आप कि डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है वो फील्ड फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फील्ड फ्लक्स इधर है तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कम करता है और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है, फ्लक्स के 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, इट वीकन्स द मेन पोल फ्लक्स। डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट वीक करेगा और डिस्टॉर्शन कौन क्रिएट करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये देखो टेंडर का भी क्वेश्चन आया था, एस्टिमेशन का, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग refers to the unexpected expenditure due to increase in cost rate of material या loss due to floods। तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर या अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंटिजेंसीज कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं होता, और ये कितना प्रतिशत होता है, 3% से 5%। और ओवरहेड चार्ज कितना परसेंट होता है, 10% से 15%। ये परसेंटेज भी याद रखना। What does the type number of a control system indicate? कंट्रोल सिस्टम में टाइप नंबर क्या होता है, देखो मान लो एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास, 1/s² इंटू s+1। तो बेसिकली ये होते हैं जीरोस और ये होते हैं पोल्स, है ना। तो s² क्या बता रहा है कि ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं, दो पोल हैं और एक पोल है -1 पे, है ना। टू पोल्स है ओरिजिन पे और एक पोल है -1 पे, तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यही होता है टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, लेकिन ध्यान रखना है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए कभी भी टाइप नहीं निकालते, ट्रांसफर फंक्शन हमेशा ओपन लूप के लिए निकलता है। अगर ये चीज पता है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता है। फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन, है ना। टाइप निकालते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमेशा। तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया कि दो पोल है ओरिजिन पे, तो नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे दो है तो टाइप भी दो, टू हो जाएगा। हाउ कैन इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन बी कैलकुलेटेड? तो इंडक्टेंस देखो क्या होता है, एन फाई अपॉन आई। ये एन फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट आप सबको पता होगा, करंट सोर्स उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस। ये आई नॉर्टन और ये आर नॉर्टन, जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है। तो कांस्टेंट करंट सोर्स विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, छोटी प्रेशर लाइनों का लाइन विनिमयन निम्नलिखित में से किसका माप है? छोटी प्रेशर लाइन है मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लाइन विनिमयन, मतलब लाइन विनिमयन मतलब लाइन वोल्टेज रेगुलेशन। किस चीज का माप है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है? ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के साथ कितना वोल्टेज घटाव हुआ है, या लाइन के उच्च परिचालन वोल्टेज के कारण घटाव, या फिर धारा के पथ पर विद्युत क्षमता की कमी, या अंतिम शक्ति, अंतिम प्राप्त अंतिम शक्ति मतलब रिसीविंग एंड पावर से भेजी जाने वाली अंतिम शक्ति का अनुपात। तो कुछ नहीं होता, देखो लाइन के उच्च परिचालन वोल्टेज के कारण घटाव, उच्च परिचालन वोल्टेज के कारण ही घटाव नहीं होता, ये होता है ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के साथ कितना वोल्टेज घटा हुआ है। जितनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ठीक है। वोल्टेज लाइन की लेंथ के साथ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वो चीज है। Which of the following static characteristics denotes the closeness with which individual measurements are departed or distributed about the average of number of measured values? तो आपके पास मान लीजिए 4-5 रीडिंग है, 3.03 एम्पियर, आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 3 एम्पियर, और कुछ मैंने रीडिंग ली ऐसे। तो बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी रीडिंग ही आपस में देखिए 3.03, 3.05, 3.06, 3.04, 3.08, ये रीडिंग आपस में बड़ी क्लोज है, तो इनको क्या बोलेंगे? प्रिसीजन। वही बोल रहा है क्वेश्चन में, डिनोट्स द क्लोजनेस विथ विच इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर डिपार्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो रीडिंग्स का रिलेशन है आपस में, रीडिंग्स एक दूसरे के बड़े पास में है या एक दूसरे से बड़ा दूर है, वो हो गया प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या होता है कि ये जो रीडिंग है इनका रिलेशन ट्रू वैल्यू से, ये जो रीडिंग है ट्रू वैल्यू के पास है या नहीं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में अगर रीडिंग ही आसपास पास पास है तो प्रिसीजन ज्यादा है, और रीडिंग की वैल्यू बहुत दूर दूर है, जैसे कि मान लीजिए ऐसी रीडिंग होती, ऐसी रीडिंग होती, तो क्या हम इनको प्रिसाइज बोलते? नहीं, ये रीडिंग बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पे बोल रहा है अस्थिर नाभिकों की संख्या के लिए प्रारंभिक मान से आधे होने में, अच्छा, अस्थिर नाभिकों की संख्या के लिए मतलब जो हमारे अनस्टेबल न्यूट्रॉन्स हैं बेसिकली नाभिक, तो उनकी संख्या के लिए प्रारंभिक मान से आधे होने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो आधे को कहते हैं अर्ध जीवन या हाफ लाइफ। बेसिकली ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कह लीजिए या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें हम अब हमारे में क्यों आया है, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखो होता क्या है कि ये देखिए एक्स है, एक्स ये मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये है टाइम टी। तो ये एक्स की वैल्यू यहां होती है मैक्सिमम, और ये धीरे 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 क्या हो जाती है, डिक्रीज होके आधी रह जाती है। तो इतने टाइम को, जो टाइम लगता है इतने टाइम को हम लोग कहते हैं दोस्तों हाफ लाइफ, ठीक है। ये पूरा हाफ लाइफ के बारे में लिखा हुआ है बगल में, आप लोग पढ़ लेना तसल्ली से।
तो इसको अर्ध जीवन या हाफ लाइफ कहते हैं। वैल्यू को, फुल वैल्यू को आधा होने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ है। इफ एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, है ना, किसी टाइम डोमेन फंक्शन का एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो हाउ विल एफ ऑफ एस बी रिटन इन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? कुछ नहीं है, जो ये होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो होता है। तो न्यूमरेटर हो गया एन एस, डिनोमिनेटर हो गया डीएस, तो एन एस अपॉन डीएस, खत्म। ये और ये ऑप्शन तो देखो उसने सेम ही दे दिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आएगी और क्या ऑप्शन दो। हाउ इज द ईएमएफ जनरेटेड विद इन द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर रिप्रेजेंटेड? तो वो तो सबको पता है, पी फाई एनजेड अपॉन 60A। ये जनरल फॉर्मूला होता है ईएमएफ का। कहां है बताओ? फाई एन जेड पी अपॉन ए वोल्ट्स, फाई एन जेड पी अपॉन ए वोल्ट्स, पी फाई एन जेड अपॉन ए वोल्ट्स, फाई अपॉन जेड एन पी बाई ए। भाई ये इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में अलग क्या है? इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में अलग क्या है? इसमें तो कुछ भी अलग ही नहीं है, ये तो सेम ही ऑप्शन है, पी फाई एन जेड अपॉन ए, पी फाई एन जेड अपॉन ए। तो ये सही आंसर है, आप समझ ही गए हो। अब क्वेश्चन में उसने दो ऑप्शन सेम बना दिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, ईएमएफ यही होता है। हाँ, ये देखो होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन। तो यार देखो, तीन ट्रांसमिशन लाइन होती है। मोनोपोलर इसमें एक कंडक्टर होता है, बाइपोलर इसमें दो कंडक्टर होते हैं, और एक होता है होमोपोलर, इसमें भी दो कंडक्टर होते हैं। मोनोपोलर में एक, बाइपोलर में दो, होमोपोलर में भी दो होते हैं। लेकिन बाइपोलर में एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, और होमोपोलर में दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं। और मोनोपोलर में एक ही रहता है और जो नेगेटिव पोलैरिटी का रहता है। ठीक है, पोल्स ऑपरेटेड इन होमोपोलर, तो होमोपोलर में जो दोनों के दोनों पोल्स हैं या पैरेलल पाथ हैं वो पैरेलल में होते हैं। सर दोनों लगाए क्यों हैं ऐसे नेगेटिव नेगेटिव वाले? क्यों भाई? इसलिए लगाए हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये डीसी ट्रांसमिशन, देखो नेगेटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, अगर किसी एक में फॉल्ट आ गया तो दूसरे कंडक्टर से सप्लाई मेंटेन रहेगी, है ना। इसीलिए हम लोग दो कंडक्टर लगाते हैं होमोपोलर के अंदर। ठीक है, लिखा है इन दी होमोपोलर लिंक पोल्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल। पोल्स किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ए फ्रांसिस टरबाइन सर्व्स एज द इनलेट फॉर वाटर इनटू दी टरबाइन? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पेपर के अंदर अभी रिसेंटली आया है ये, और भी पेपर्स के अंदर आया है, मतलब पीजीसीएल के अलावा। तो विच कंपोनेंट ऑफ ए फ्रांसिस टरबाइन सर्व्स एज द इनलेट फॉर वाटर इनटू दी टरबाइन? तो फ्रांसिस टरबाइन का डायग्राम समझो पहले तो यार। देखो देखो ये डायग्राम है फ्रांसिस टरबाइन का। इसमें आपको देखो क्या चीज दिखेगी, इसमें आपको देखो दो चीजें दिखेंगी। एक तो ये ब्लू वाला पाइप दिखेगा, जिसमें से ऐसे पानी जाएगा पीछे और ऐसे बाहर निकल के आएगा, और फिर जब ये पानी निकल के आ जाता है, फिर ये पानी ऐसे इसमें चला जाता है ना, ये ऑरेंज वाले में चला जाता है। तो ये जो ऑरेंज वाला है, ये क्या है भाई? ऑरेंज वाला है हमारा गाइड वेन। देखो ये स्पाइरल केस है, पहले ऑरेंज वाला बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या है? ब्लू वाला स्पाइरल केस। तो आउटसाइड क्या होता है हमारा? स्पाइरल केस होता है, जो कि क्या क्या करता है? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर रिंग ऑफ स्टेशनरी गाइड ब्लेड्स फिक्स्ड टू द टरबाइन केसिंग। तो जो स्पाइरल केस है, स्पाइरल केसिंग है, उससे क्या जुड़े होते हैं? गाइड ब्लेड्स जुड़े होते हैं। देखो गाइड वेन क्या है? ये सबसे बाहर है स्पाइरल केसिंग, उसके अंदर है देखो ये येलो वाला, ये है गाइड वेन्स। क्या है फिर इसके बाद? गाइड वेन। ठीक है, स्टेशनरी गाइड ब्लेड्स फिक्स्ड टू दी टरबाइन केसिंग। और इनर रिंग होती है रोटेटिंग ब्लेड्स की, फॉर्मिंग दी रनर। फिर देखो ये अंदर ये जो है, ये रनर है। तो ये तीन मेन चीजें हैं, इनसाइड होता है रनर। समझ में आ गया? अब इसमें ये देखो कि फिक्स क्या है और घूम कौन सा रहा है। तो जो स्पाइरल केसिंग या गाइड वेन है, ये कैसा है? स्टेशनरी, है ना। और रनर तो रोटेटिंग है ही है। अब
इसमें क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ वाटर टू द टर्बाइन इज कंट्रोल्ड बाय द गाइड ब्लेड्स। जो वाटर का फ्लो है वो कौन कंट्रोल करता है, गाइड ब्लेड्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अंदर आने का रास्ता देता है स्पाइरल केसिंग, फिर फ्लो को कंट्रोल करते हैं गाइड ब्लेड्स और फिर भेज देते हैं रनर में। अच्छा एक और चीज कि फ्रांसिस टर्बाइन में देखो पानी आ कैसे रहा है, रेडिली इनवर्ट्स आ रहा है, रेडिली इनवर्ट्स, ऐसे रेडिली इनवर्ट्स आ रहा है और फिर क्या हो जा रहा है, पानी की डायरेक्शन नीचे हो जा रही है। इसमें रनर में घूमा पानी, फिर पानी नीचे गिरेगा, तो डायरेक्शन चेंजेस टू डाउनवर्ड। तो पहले इनवर्ड आया देन डाउनवर्ड हो गया। इनवर्ड कैसे आया, रेडिली इनवर्ड आया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, फ्रांसिस टर्बाइन का, ठीक है। लो टू मीडियम वाटर हेड्स के लिए यूज करते हैं, ये तो सब पता ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द इनलेट फॉर वाटर इनटू द टर्बाइन, पानी को अंदर आने के लिए कौन रास्ता देता है, स्पाइरल केसिंग, ठीक है। रनर ब्लेड क्या करता है, रोटेट करता है, और गाइड विंड क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। समझ में आ गया, पूरा आ गया होगा भाई ना। फिर ये क्वेश्चन है, तो देखो मैं इसको इंग्लिश में भी ले आया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रल सेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सब स्टेशंस इन फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। ये भी ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन क्यों देते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट सब स्टेशन, एक सब स्टेशन और दो सब स्टेशन के बीच में थोड़ा सा सेक्शन न्यूट्रल का देना पड़ता है इन फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट। तो ऐसा करते क्यों है यार, देखो ये मैंने एक रेलवे की पीडीएफ है ट्रैक्शन की, उसमें से निकाला था। तो यार देखो इसमें लिखा हुआ है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ सप्लाई अथॉरिटीज आर थ्री फेज, है ना। सिंगल फेज ट्रैक्शन लोड कॉजेस अनबैलेंस इन द सप्लाई सिस्टम। जो सिंगल फेज ट्रैक्शन लोड है, जो ट्रेन वाली चीज है, सिंगल फेज लोड है, वो अनबैलेंस कर देती है सिस्टम में, ठीक है। तो क्या होता है, टू कीप द अनबैलेंस ऑन द थ्री फेज ग्रिड सिस्टम विद इन द अबव लिमिट्स, अनबैलेंस को ज्यादा नहीं होने देना है, ज्यादा अनबैलेंस नहीं आना चाहिए सिस्टम में। तो पावर फॉर एसी सिंगल फेज ट्रैक्शन इज टैप्ड ऑफ द ग्रिड सिस्टम अक्रॉस द डिफरेंट फेजेस एट एडजेसेंट सबस्टेशंस इन साइक्लिक ऑर्डर। फिर लिखा है, thus it becomes necessary to separate electrically the overhead equipment systems fed by adjacent substations। तो हमें अनबैलेंस की वजह से क्या करना पड़ता है, जो एडजेसेंट सबस्टेशन है उनको सेपरेट इलेक्ट्रिकली करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकली सेपरेट करना पड़ता है। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग ए न्यूट्रल सेक्शन between two substations on the overhead equipment to ensure that the two phases are not bridged by pantographs। तो बेसिकली क्या है, सेपरेटिंग एरियाज फेड बाय टू एडजेसेंट सबस्टेशंस। न्यूट्रल सेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं, दो एडजेसेंट सबस्टेशन को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि एक के अनबैलेंस वाली चीजें, वोल्टेज करंट जो अनबैलेंस नेचर का है वो दूसरे में नहीं जाना चाहिए, बस, ठीक है। ब्रिजिंग नहीं कर देना, ब्रिजिंग टू सेक्शंस ऑफ ओएचई, ब्रिजिंग मतलब तो जोड़ना होता है, हमें अलग करना है। देखो लिखा है ना, between two subunits on the overhead equipment to ensure that the two phases are not bridged by the pantograph। bridges नहीं होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और यही भाई, इसी के साथ हमारा ये शानदार और धमाकेदार लेक्चर होता है खत्म। कैसा लगा यार दोस्तों, बताइएगा जरूर। मैं बहुत ही कम सेशंस रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर पाता था, लेकिन अब चूंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, बिजीनेस कुछ ज्यादा ही है, और मेरा एक फिक्स टाइम नहीं है कुछ भी यार कि मैं इसी टाइम पर हमेशा हर दिन अवेलेबल रहूंगा। हाँ कुछ दिन रह सकता हूं, लेकिन पूरे महीने उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रह सकते, इसलिए हम मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ही प्रोवाइड करूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कभी भी रिकॉर्ड कर सकता हूं और आपको डेली की डेली कंटेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा लगा यार, जरूर दिल से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट रहता है किसी चीज में तो उसको कमेंट में जरूर डाल देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर दूंगा। अब अगले दिन फिर आपको दूसरा सेक्शन, इसके 40 क्वेश्चंस का क्लास मिलेगा, फिर उसके बाद पार्ट 3 फिर 8 फरवरी का हुआ, फिर उससे और नीचे जाएंगे और बाकी के एग्जाम्स को हम, मतलब बाकी के पेपर्स को कवर करेंगे। दिसंबर में पेपर हुआ था, मई 2023 में पेपर हुआ था, फिर ऐसे करके 2022-21 पे चलते चलेंगे, ठीक है। 2021 तक के ही करेंगे, उतने ही काफी हो जाएंगे।
फिलहाल आपका मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपकी डेली की डेली प्रैक्टिस भी होती रहे और आप बहुत ही जल्दी जिस भी स्पीड पे इस वीडियो को देखना चाहे फटाफट खत्म भी कर सकते हो। आपका भी लाइव आने में टाइम खर्च होता है, बहुत सारे बच्चे लाइव आ भी नहीं पाते। तो इसी के साथ यार देखो, मैंने एक नया ऐप बनाया था, तो ये ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल कर लो। अब इसका फायदा क्या है कि आप सभी के लिए यहां पर चालू हो चुकी है टेस्ट सीरीज। इसका मैं वैसे अनाउंसमेंट करने भी वाला हूं अलग से, लेकिन अभी इसी वीडियो में बता दे रहा हूं कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको जाना है। कहां जाना है? फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको जाना है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के टेस्ट देखने को मिलेंगे। अभी नेटवर्क थ्योरी के और पावर सिस्टम के टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जैसे जैसे और समय आगे बढ़ेगा, तो अब मशीन्स पे काम चल रहा है, फिर और सब्जेक्ट पे, फिर और सब्जेक्ट पे, इस तरीके से आपको ये फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे। 10-10 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं, है ना, 20-20 50-50 क्वेश्चन की भी नहीं है, 10-10 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं। आप लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर इनको देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और 10 क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं। तो आप जानते ही हो मेरे प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो आपको बहुत अच्छा एक मैं नया टेस्ट सीरीज बना के भी देने वाला हूं, और आपके लिए ये जो टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इनको जाके लगाइए। नेटवर्क थ्योरी और पावर सिस्टम के टेस्ट अवेलेबल है, आपको बहुत मजा आएगा, और साथ ही में उनका सॉल्यूशन भी है। तो रट्टा खत्म। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप पीजीसीएल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अभी भी टाइम नहीं निकला है, मेरा कूपन कोड एक्टिव है अभी, PGCILDT 200, इससे आपको फ्लैट 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ऋषभ अग्रवाल डबल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।